हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी की पाठशाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 में हुए पेपर में इकोनॉमिक सेक्शन के प्रश्नों की सोर्स ट्रेसिंग करेंगे। सोर्स ट्रेसिंग की सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों की सोर्स ट्रेसिंग की जा चुकी। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उसका वीडियो जरूर देखें। अगर आज के इस वीडियो की बात की जाए तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के पेपर में इकोनॉमी के क्वेश्चन कहाँ से आए थे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना कितना जरूरी है, क्या प्रश्नों का कोई खास पैटर्न रहा है, और हम ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखेंगे जो एक ही साल में एक ही थीम से पूछे गए थे। दोस्तों, इसके साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि प्रश्नों का ट्रेंड क्या रहा है, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किन सोर्सों से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या जिन सोर्सों को हम रेफर कर रहे हैं उनसे प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, अगर सोर्स की बात की जाए तो सोर्स के रूप में मैंने एनसीईआरटी, करंट अफेयर, स्टैंडर्ड बुक और ल्यूसेंट को लिया है। अगर पार्टिकुलरली स्टैंडर्ड बुक की बात की जाए तो मैंने मृणाल के नोट्स को रेफर किया है, क्योंकि वो समय के साथ में अपडेटेड होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी और सोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे साथ में ही आप अपने सोर्स की रिलेवेंसी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि रुपए सही सुमेलित हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य शोध विभाग 91,155 करोड़, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 करोड़। अगर इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन बजट डिपार्टमेंट्स 2023-24 एलोकेशन अमाउंट अप्रॉक्स रुपी इज करेक्टली मैच्ड? ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 89,155 करोड़, बी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 80,000 करोड़, सी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च 91,155 करोड़, डी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 करोड़। दोस्तों, इस क्वेश्चन में दो बातें ध्यान देनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला, अगर आप इस क्वेश्चन के हिंदी और इंग्लिश वर्जन को देखें तो इसमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए हिंदी में स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुवाद किया गया, जो कि सही भी है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का यूज किया गया है, जबकि इसका सही अनुवाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, जब आपको हिंदी के किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन की स्थिति हो तो आपको उसका एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर देख लेना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में दूसरी ध्यान देने वाली बात को देखें तो देखिए, पहले ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बारे में पूछा गया है, दूसरे ऑप्शन में डिपार्टमेंट के बारे में पूछा गया है, तीसरे ऑप्शन में डिपार्टमेंट के बारे में पूछा गया है, और चौथे ऑप्शन में एक स्कीम के बारे में पूछा गया है, जो इस प्रश्न के नेचर को दिखाता है और इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। अगर हम सबसे पहले इस प्रश्न के टाइप की बात करें तो ये एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। और दोस्तों, इसीलिए हम देखते हैं, जब हम इसके सोर्स को देखते हैं तो ये डायरेक्टली बजट से पूछा गया है। जब आप बजट को देखते हैं तो बजट में मिनिस्ट्री वाइज समरी ऑफ बजट प्रोविजन में ऑल स्टेटमेंट ऑफ बजट एस्टिमेट्स नाम का एक चैप्टर होता है, और वहीं से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। अगर हम इसमें देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए जो बजट एस्टिमेट्स दिया गया है वो 89,155 करोड़ रुपए दिया गया है। और अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की 89,155 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं। यानी हमको पता चल जा रहा है कि चूंकि क्वेश्चन में सही सुमेलित पूछा गया है, इसलिए हमको यहाँ से पता चल जा रहा है कि हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। इस तरह से देखें दोस्तों तो हमें ये क्वेश्चन भले ही कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,155 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब अगर इसके दूसरे ऑप्शनों की बात की जाए दोस्तों तो हम यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को मान के चल रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए 86,175 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के लिए 2,980 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। अब अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे 80,000 करोड़ रुपए दिखाया गया है, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 91,155 करोड़ रुपए दिखाया गया है, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम अगर चौथे ऑप्शन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की देखें तो दोस्तों, इसी बजट में स्कीम नाम के एक सेक्शन में दिखाया गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 7200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जबकि हमारा ऑप्शन 5,000 करोड़ रुपए की बात करता है। इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। इस तरह से हमको मिल जाता है कि हमारा इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यानी स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,155 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, और ये हमें बजट से दिखाई भी देता है, और आयोग ने इसी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में मार्क भी किया है। और दोस्तों, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बजट से ही पूछा गया था, इसलिए अगर आप बजट को पढ़ते हैं तो ही इस क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में होंगे। अब दोस्तों, अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 149, इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम वाज रीनेम्ड एज पीएम पोषण स्कीम? मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? दोस्तों, अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर डी 2021 में है। अगर हम इसके क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो दोस्तों, ये कंटेम्प्रेरी टाइप का क्वेश्चन है। कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन उसे कहते हैं जो करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन उनका टेन्योर या पीरियड न्यूज में रहने का 1 साल से पुराना हो गया होता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों को कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन के रूप में क्लासीफाई करते हैं। इसीलिए जब हम इसके सोर्स की बात करते हैं तो दोस्तों, 2021 में पीआईबी में ही ये निकला हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन रिवीजन मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण स्कूल्स फॉर 5 मोर ईयर्स। यानी
हमको करंट अफेयर के रूप में पीआईबी से पता चलता है कि मिड डे मील का रीनेम पीएम पोषण के रूप में 2021 में किया गया था। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन करंट अफेयर से सॉल्व हो रहा है। अब हम अगर दूसरे सोर्सों की बात करें तो इसी क्वेश्चन के दूसरे सोर्सों में अगर हम ल्यूसेंट को देखें तो ल्यूसेंट में भी स्कीम नाम के चैप्टर में यहाँ पे नोट किया गया है कि मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। 2021 में इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। यानी हमको ल्यूसेंट से पता चलता है कि इस योजना की जो रीनेम स्ट्रक्चर हुआ था वो 2021 में हुआ था। यानी ल्यूसेंट से भी ये क्वेश्चन हल हो रहा है। अब अगर हम अपने दूसरे सोर्सों की बात करें दोस्तों तो हम मोनाल के नोट्स में देखते हैं कि यहाँ पे नोट किया हुआ है कि 2021 अक्टूबर मोदी अनाउंस दैट एबव मिड डे मील स्कीम विल बी नोन एज पीएम पोषण स्कीम। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि 2021 में मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया था। यानी स्टैंडर्ड सोर्स के रूप में मोनाल के नोट से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर आप करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अगर आप ल्यूसेंट पढ़ के जाते हैं तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अगर आप स्टैंडर्ड बुक के रूप में मोनाल के से नोट्स पढ़ के जाते हैं तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब अगर हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो निम्नलिखित में से कौन एक योजना व सही सुमेलित नहीं है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन 2015, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014। दोस्तों अगर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो ये इकोनॉमी से जुड़ा बेसिक क्वेश्चन है। इसके साथ ही साथ हम इस क्वेश्चन को कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन के रूप में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऑप्शन को देखें तो इसमें बहुत सारे स्कीम दिए गए हैं जो थोड़े ओल्ड दिखाई देते हैं, यानी उसको बेसिक्स में पढ़ा जाता है। लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जो न्यूज में भी रहते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन के रूप में भी क्लासीफाई किया है। अब अगर दोस्तों इसके सोर्स की बात करें तो इसके सोर्स के रूप में सबसे पहले हम ल्यूसेंट में देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन की शुरुआत 21 फरवरी 2016 की हुई थी। यानी 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन की शुरुआत हुई थी। अब अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है, और हमको क्वेश्चन में दिखाई देता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन की शुरुआत 2016 में हुई थी, जबकि ऑप्शन में 2015 के बारे में बात की गई है। इस तरह से हमको पता चल जाता है कि सी ऑप्शन ऐसा ही है जो करेक्टली मैच नहीं है। इस तरह से ल्यूसेंट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। दोस्तों इसी क्वेश्चन के अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में ऑप्शन में दिया गया है। अगर हम ल्यूसेंट में देखें तो यहाँ भी सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में दिखाई गई है, यानी ये ऑप्शन सही है, जबकि हमसे ऑप्शन में करेक्टली नॉट मैच पूछा हुआ है। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन के अदर सोर्स की बात करें तो इसमें मोनाल के नोट्स को देखें तो यहाँ पे दिखाया गया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन करके एक हेडिंग दी गई है, उसमें दिखाया गया है कि 2004 प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम सजेस्टेड पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज बट फेल्ड टू टेक अप बिकॉज इंटर मिनिस्ट्रियल मिस कोऑर्डिनेशन यूपीए मोदी रिपैक्ट 2016। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन की शुरुआत रियल रूप में 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी। इस हिसाब से मोनाल के नोट से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यानी अगर कोई स्टूडेंट ल्यूसेंट पढ़ के जाता है तो भी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में होगा, अगर कोई स्टूडेंट मोनाल के नोट्स पढ़ के जाता है तो भी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, which of the following is are the types of poverty? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सब्जेक्टिव पॉवर्टी, फंक्शनल पॉवर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं? पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता, प्रक्रियात्मक निर्धनता। दोस्तों ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा है। जब इसकी सोर्स ट्रेसिंग की गई तो ये इकोनॉमिक सेक्शन में पूछे गए प्रश्नों में सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा है। आयोग ने इसका उत्तर भी दिया है। दोस्तों अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन की टाइप की बात करें तो एक बेसिक इकोनॉमिक्स जुड़ा हुआ प्रश्न है, और जब हम इसके सोर्स को देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम ल्यूसेंट की बात करें तो ल्यूसेंट में गरीबी नाम का एक चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें गरीबी के दो क्लासिफिकेशन दिखाई देते हैं, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। यानी ल्यूसेंट से हमें दो ही गरीबी के क्लासिफिकेशन दिखाई पड़ते हैं, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, यानी ये और ये दिखाई देते हैं। जबकि कमीशन ने तीसरे ऑप्शन सब्जेक्टिव पॉवर्टी, व्यक्तिपरक निर्धनता को भी सही उत्तर के रूप में माना है। यानी ल्यूसेंट से तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। अब अगर हम अपने अदर सोर्स की बात करें तो दोस्तों एनसीईआरटी के क्लास 11th के चैप्टर 4 में पॉवर्टी नाम का चैप्टर दिया गया है। उसमें अगर हम देखें तो यहाँ भी अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें भी पॉवर्टी के दो ही टाइप दिए गए हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। यानी एनसीईआरटी पढ़ने से भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। अब अगर हम स्टैंडर्ड सोर्स की बात करें उसमें मोनाल के नोट्स को देखें तो दोस्तों मोनाल के नोट्स में भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी के रूप में पॉवर्टी के दो टाइप ही दिए गए हैं। यानी यहाँ से भी हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है दोस्तों, इसीलिए क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन के उभरा है। अगर हम रियली में इसके सोर्स को ट्रेस किए तो हमने देखा कि ये क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए पूछा गया था क्योंकि उसी साल यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उस रिपोर्ट का शीर्षक सब्जेक्टिव पॉवर्टी नाम से था। यानी सब्जेक्टिव पॉवर्टी इसी रिपोर्ट से न्यूज में आया था और कमीशन ने यहीं से इस क्वेश्चन को फ्रेम भी किया था। इसीलिए इसका सही उत्तर कमीशन ने 1, 2, 3 माना है, जो काफी हद तक सही भी दिखाई देता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ही डिस्प्यूटेड होते हैं। वैसे सही मायनों में अगर इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ऐसा कोई भी आंसर होता है जिसमें चारों दिए होते तो चारों वाला ऑप्शन टिक करना ज्यादा सही रहता है। लेकिन चूंकि इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, सबसे मैक्सिमम ऑप्शन 1, 2, 3 दिया गया है। इसीलिए हमेशा इसे क्वेश्चनों में मैक्सिमम ऑप्शन जिसमें दिया हो वही टिक करना उचित रहता है। लेकिन अगर आपके ऐसे क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो बहुत दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हम डेली रूटीन के सोर्स फॉलो करते हैं उसी के आधार पर केवल 1 और 2 ही लगाए होंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाए तो बहुत उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने अगले सोर्स की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो
सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, जुलाई 2022 से क्रेडिट गुड्स सर्विसेज 15% से ऊपर है। बी, 75 डिजिटल बैंक इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है। सी, फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। डी, पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के नेचर की बात करें तो ये भी एक प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम इसके सोर्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सीधे डायरेक्टली बाई लाइन इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया है, और एक स्टूडेंट के रूप में इकोनॉमिक सर्वे को लाइन टू लाइन पढ़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन के सोर्स को देखें तो इकोनॉमिक सर्वे के पेज 399 में ई कॉमर्स बॉक्स 11.3 ओएनडीसी डीमोक्रेटाइजेशन डिजिटल कॉमर्स नाम से एक चैप्टर दिया हुआ है। उसी में बॉक्स दिया हुआ है और उसी में मेंशन किया गया है कि फैशन, ग्रोसरी एंड जनरल मर्केंटाइल विल बी कैप्चर्ड नियरली 2/3 ऑफ द इंडियन ई कॉमर्स मार्केट बाय 2027। यानी ये लाइन सीधे यहीं से उठाई गई है, और यहाँ पे पूछा गया कथन सही नहीं है, और यहाँ पे दिया गया है कि 2030 तक, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में देखिए तो 2027 को मेंशन किया गया है। इस हिसाब से पता चल जा रहा है कि यही ऑप्शन है जो सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ में अगर देखें तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ही आप अटेम्प्ट कीजिए, वरना ऐसे क्वेश्चनों को स्किप करना ज़्यादा बेहतर होता है। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फाइनेंस सेक्टर फिजिकल मैनेजमेंट इन द यूनियन बजट 2023? केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? ए, राज्य को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। बी, जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। सी, 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5% से नीचे रखने का लक्ष्य। डी, 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों, और सबसे पहले इस क्वेश्चन की टाइप की बात की जाए तो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए जब हम इसके सोर्स को देखेंगे तो हम देखेंगे कि डायरेक्टली क्वेश्चन बजट से पूछा गया है। अब अगर हम इसके एक एक ऑप्शन को उठा के उनको सोर्सों को देखें तो ऑप्शन ए है राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। जबकि अब अगर अपने सोर्स में देखें तो बजट में ये मेंशन किया गया है कि द इंटायर 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट टू बी स्पेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर विद इन 2023-24। पार्ट ऑफ द लोन इज कंडीशनल ऑन स्टेट्स इंक्रीजिंग एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड पार्ट्स ऑफ आउटले विल बी लिंक्ड टू स्टेट अंडरटेकिंग स्पेसिफिक लोन्स। यानी अगर सरल शब्दों में बोले तो राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया, उनका उद्देश्य कैपिटल एक्सपेंडिचर करना था, यानी ये इंटरेस्ट फ्री लोन 50 साल के लिए दिया गया था। लेकिन अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे 20 वर्ष की बात की गई है, यानी हमारा पहला ऑप्शन यहाँ से गलत हो रहा है। अब अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए हैं। अगर हम बजट में देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर थ्रू बजट में 45,03,997.45 करोड़ रुपए की बात की गई, यानी यहाँ से भी पता चलता है कि 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 45 लाख करोड़ रुपए के समथिंग थी, ना कि 55 लाख करोड़ रुपए, यानी हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है। अब अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्दर इन लाइन विद द कमिटमेंट मेड इन द बजट स्पीच फॉर फाइनेंशियल 2021-22 द गवर्नमेंट वुड परस्यू अ ब्रॉड पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन टू अटेन ए लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट लोअर देन 4.5% ऑफ जीडीपी बाय फाइनेंशियल 2025-26। यानी यहाँ से पता चलता है कि टारगेट 4.5% का रखा गया है, लेकिन यहाँ पे 5.5% की बात की गई, यानी हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है। अब अगर हम अपने बी ऑप्शन को देखें जिसको कमीशन ने सही भी बताया है, जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। अब अगर हम बजट में देखें तो फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ जीएसडीपी अलाउड फॉर स्टेट ऑफ व्हिच 0.5% इज टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म, यानी राज्यों को अपने जीएसडीपी के 3.5% के फिजिकल डेफिसिट की अनुमति दी गई है, और हमारा ऑप्शन भी वही कहता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन भी सही हो रहा है। दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि अगर आप बजट को पढ़ के जाते हो, खासकर बजट को थोड़ा अच्छे से डीप से पढ़ के जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में होंगे। दोस्तों एक और बात ध्यान देने की है कि अगर आपको ये सब नहीं पता है, लेकिन फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब चीजें बजट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपको ये पता है कि ये बी ऑप्शन है सही है, तो आपको ज्यादा ऑप्शन के बारे में सोचना ही नहीं है। इसलिए जब भी आप बजट को पढ़ें तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सही है? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो कमीशन ने इसका उत्तर सी दिया है। अगर इस क्वेश्चन की सबसे पहले टाइप की बात की जाए तो ये भी एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2023 के प्रीलिम्स में करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम एक दो क्वेश्चन पॉवर्टी वाले निकाल दे तो करंट अफेयर डायरेक्टली बजट से तो कई क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये बजट की इंपॉर्टेंस को भी दिखाता है। अब दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के सोर्स की बात की जाए तो जब इस क्वेश्चन के सोर्स की ट्रेसिंग की गई तो बजट के एक्सपेंडिचर प्रोफाइल में इसकी सोर्स देखने को मिलता है, और वहीं से क्वेश्चन बनाया भी गया है। अगर हम प्रधानमंत्री नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की बात करें तो 2022-23 में इसको 89,400 करोड़ रुपए आवंटन किए गए थे, लेकिन 23-24 में 60,000 करोड़ रुपए आवंटन किए गए थे, जो हमें डिक्रीज को दिखाता है। यानी 2022-23 में 89,000 करोड़ रुपए के समथिंग किया गया था, 2023-24 में 60,000 के समथिंग करोड़ के समथिंग किया गया। यानी हमारा पहला ऑप्शन तो सही है, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत दर्ज की गई, यानी हमें ये सही ऑप्शन दिखाई देता है। अगर हम अपने दूसरे ऑप्शन के सोर्स की बात करें तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2022-23 में 427 करोड़ रुपए के आवंटन किया गया था, और 2023-24 में 72 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज दिखाई दे रहा है, और हमारा ऑप्शन भी वही कहता है कि पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत दर्ज की गई।
इस हिसाब से जो कमीशन ने आंसर दिया है वो हमारे सोर्स से भी सही दिखाई पड़ता है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे गए और क्या रियल लाइफ में एक स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन हल करने की स्थिति में होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको याद हो तो पिछले साल जब मनरेगा के आवंटन में कमी की गई थी तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ के रूप में आया था और इसीलिए कमीशन ने पहले ऑप्शन को वहीं से न्यूज़ से ही पिक किया है। हाँ ये बात सही है कि दूसरे ऑप्शन के बारे में जानने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न को ट्रिकी बना रहा है, वरना पहला ऑप्शन तो न्यूज़ की वजह से काफ़ी ईजी हो जाता है। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन के अदर सोर्स की बात की जाए तो मृणाल के नोट्स में देखने को मिलता है कि मनरेगा बजट 2023 एलोकेशन रिड्यूस के बारे में टॉपिक दिया हुआ, वहाँ पे दिखाया गया है कि 2022-23 में 89,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। और ये टॉपिक इसीलिए कवर किया गया था क्योंकि ये न्यूज़ में था, और वही बात मैंने बताई कि ये पहला ऑप्शन न्यूज़ में था, इसीलिए ज़्यादातर मटेरियल में देखने को मिलता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन न्यूज़ में नहीं था इसलिए देखने को नहीं मिलता है। और ये इसीलिए ऐसे क्वेश्चन 50-50 के बन जाते हैं, और अगर आप अपने रिस्क पे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह हम देखें तो अगर आप बजट पढ़ के जाते हैं तो ही इस क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में हो पाएंगे। स्टैंडर्ड सोर्सों में आप 50-50 करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। फार्मिंग, किसानी, सर्विस, नौकरी, वॉलंटरी सोशल सर्विस, स्वैच्छिक सामाजिक सेवा, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। दोस्तों अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन की टाइप की बात करें तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, और इसके सोर्स को जब ट्रेस किया गया तो पाया गया कि एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमी के पेज 1920 पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमारे क्वेश्चन का थीम है आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये वहाँ पे डिफाइन किया गया है। अगर हम इसको पढ़ें तो द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस एक्टिविटी एडेड वैल्यू टू नेशनल इनकम, दिस एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी ऐसी गतिविधियां जिनसे वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है तथा जिनसे राष्ट्रीय आय में कुछ वैल्यू ऐड होता है, उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और इसी टॉपिक को जब आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सब एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं। तो वहीं से क्वेश्चन आप हल भी कर सकते हैं कि वॉलंटरी सोशल सर्विस है, वो ना तो कुछ सर्विस या और गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है और ना ही नेशनल इनकम के रूप में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इससे आपसे हमारा आंसर मिल जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी पढ़कर ही सॉल्व कर सकते हैं, और कहीं से मुश्किल से ही आपको ऐसा सोर्स देखने को मिल सकता है, इसीलिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो ही ऐसे क्वेश्चन हल करने की स्थिति में होंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। 2, राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन की टाइप की बात करें तो ये कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है, क्योंकि पीएम गति शक्ति योजना न्यूज में 2 साल से पहले से बनी हुई है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन के रूप में क्लासीफाई किया है। दोस्तों यहाँ से एक और बात ध्यान देने की है कि इस बार कमीशन ने केवल करंट अफेयर के क्वेश्चन 1 साल से अंदर वाले नहीं पूछे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो 1 साल से ज्यादा न्यूज में भी रहे हैं उनको भी पूछा है, यानी कंटेम्प्रेरी क्वेश्चनों को भी कमीशन ने काफी अच्छे से पूछा है। अब दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के हम सोर्स की बात करें तो, और इसमें अगर लूसेंट को देखें तो दोस्तों लूसेंट में स्कीम नाम के चैप्टर में यहाँ पे दिया हुआ है कि पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 में की गई थी। यानी अगर लूसेंट पढ़ के हम देखें तो यहाँ से हमको पता चलता है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था, जबकि 2021 में हमको पता चलता है लूसेंट से, यानी ये ऑप्शन गलत है। लेकिन दोस्तों हमको कहीं से भी लूसेंट में दूसरे ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं होती है, यानी अगर आप लूसेंट पढ़ के जाते हैं तो इस क्वेश्चन को केवल आधा ही हल कर पाएंगे, पूरा इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। अब अगर इसको हम दूसरे सोर्सों की बात करें और उसमें मृणाल के नोट्स को देखें तो वहाँ पे इंफ्रा फाइनेंस एनआईपी एनएमपी गति शक्ति नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है। अगर उसमें हम देखें गति शक्ति से 2021 में अगस्त में पीएम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, तो वहाँ पे हम देखें तो नेशनल मास्टर प्लान वर्थ 100 ट्रिलियन टू इंप्रूव ट्रांसपोर्ट स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड, एयरवे, वाटरवे, ईटीसी, यानी यहाँ पे भी दिखा गया है कि 2021 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन कहीं भी ये 7 इंजन के बारे में बात नहीं की गई है। इस तरह से हम देखते हैं कि मृणाल के नोट्स पढ़ के भी ये क्वेश्चन हमारा आधा ही सॉल्व हो रहा है, उनसे भी हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है। अब अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो दोस्तों अगर हम यहाँ पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएम गति शक्ति ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द अप्रोच इज ड्रिवन बाय 7 इंजन नेमली रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह हम देखते हैं अगर आप करंट अफेयर के रूप में पीआईबी पढ़ के जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका सही उत्तर, पहला उत्तर तो गलत ही है क्योंकि इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, और दूसरा ऑप्शन सही है क्योंकि हमने पीआईबी में देखा कि यहाँ पे 7 इंजन की बात की गई है। हमारा ऑप्शन भी यही बोलता है, राष्ट्रीय सूचना पाइपलाइन में 7 इंजनों के संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति ढांचे का जोड़ा जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं अगर आप पीआईबी के रूप में करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं तो ही आप इस क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में होंगे, अन्य किसी भी सोच से आप इस क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में नहीं होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, केवल नवजात मृत्यु दर में कमी, केवल शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर में कमी। दोस्तों अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो ये बेसिक या कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है। अगर हम इसके सोर्सों की बात करें तो उसमें पहले लूसेंट को देखें तो लूसेंट में स्कीम नाम के चैप्टर में जननी सुरक्षा योजना से दिया गया है कि इसकी शुरुआत 2015 में हुई है, यानी यहाँ जबकि इसके अलावा यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। इस तरह हम देखते हैं अगर आप लूसेंट पढ़ के जाते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में नहीं होंगे।
अब अगर हम अदर सोर्सों की बात करें और उसमें मृणाल के नोट्स को देखें तो यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना से दिया हुआ है बीपीएल वुमेन रिस्पेक्टिव ऑफ एज और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज गिवन कंडीशनल कैश ट्रांसफर अराउंड 1000 फॉर डिफरेंट चाइल्ड हॉस्पिटल द अमाउंट डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज रूरल एरिया और अर्बन एरिया etc आशा वर्कर गिवन बोनस ₹50 फॉर ब्रिंगर हर टू हॉस्पिटल। इस तरह हम देखते हैं मृणाल के नोट्स पता चलता है कि इसका सही उत्तर डी है और ये यही उत्तर आयोग ने दिया भी है। इस तरह दोस्तों हम देखते हैं कि अगर आप मृणाल के नोट्स से स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ के जाते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को बिना किसी सोर्स के कॉमन सेंस से भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन में थीम को देखें तो वो स्कीम जननी सुरक्षा योजना है। जाहिर सी बात है कि ऐसी कोई भी योजना मातृ और नवजात दोनों से संबंधित होगी, इसीलिए इसका उत्तर मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना है और ये आप कॉमन सेंस से पता कर सकते हैं। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। ऑप्शन की बात करें तो केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह से दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि 2023 के प्रीलिम्स में या तो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे या करंट अफेयर्स जुड़े क्वेश्चन पूछे गए थे या कंटेम्परेरी क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे आपको प्रश्नों के ट्रेंड और टाइप का भी पता चलता रहेगा। अब अगर इसके सोर्स की बात करें दोस्तों तो एनसीईआरटी में एक ह्यूमन ज्योग्राफी नाम से बुक आती है, उसमें एक चैप्टर है दी वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। उसमें हमें देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन चेंज इन एरिया इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन। इस तरह हम देखें तो पता चलता है, अगर इसको सरल शब्दों में बोले तो जनसंख्या का आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है और आर्थिक वृद्धि का भी जनसंख्या प्रभाव पड़ता है। और हमारा ऑप्शन भी यही बोल रहा है कि आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, यानी ये ऑप्शन सही है, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है और कमीशन ने भी इसका उत्तर सी दिया है, दोनों एक और दो, और इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन सही है। और इस क्वेश्चन का हमें सोर्स कहीं और देखने को नहीं मिलता है, यानी अगर आप इकोनॉमी में एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो ही ऐसे बेसिक क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे। ल्यूसेंट और स्टैंडर्ड सोर्स में किसी में भी ऐसे बेसिक को कवर नहीं किया जाता है, तो ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस को भी दिखाता है। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टोटल आउटले इन द यूनियन बजट 2023-24। इंटरेस्ट पेमेंट 20%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज 18%, डिफेंस 8%, सब्सिडीज 9%, ब्याज भुगतान 20%, कर एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18%, रक्षा व्यय 8%, सब्सिडी 9%। दोस्तों ये भी सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जब हम इसके सोर्स की देखेंगे तो सबसे दिखाई देगा कि ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आखिर क्यों है। अगर इस क्वेश्चन की टाइप की बात करें तो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है और इसीलिए जब इसके सोर्सों को देखा गया तो ये बजट से डायरेक्टली पूछा गया। अगर हम बजट में देखें तो यूनियन बजट के एक्सपेंडिचर प्रोफाइल में पेज 27 पे इसका सोर्स हमें देखने को मिलता है। उसमें अगर हम देखें तो रुपया कहाँ जाता है, रुपी गोज टू बजट 2024-25 नाम से एक शीर्षक दिया हुआ है, जहाँ पे ऐसे बॉक्स बना के रिप्रेजेंट किया गया है कि आखिर किन किन सेक्टरों में कितने % रुपए जाते हैं। अब अगर हम अपने ऑप्शन में लौटे तो ब्याज भुगतान 20%। अब अगर इसमें हम ब्याज भुगतान को देखें, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो इंटरेस्ट पेमेंट 19%। बजट में दिखाई देता है कि इंटरेस्ट पेमेंट में 19% का खर्च किया गया, जबकि यहाँ पे 20% दिखाया जा रहा है। इस हिसाब से हम देखें तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। अब अगर हम बी की बात करें तो कर एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज। कर और शुल्कों में राज्य का हिस्सा स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज में 31%, जबकि हम अपने ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे 18% की बात है, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। अगर अपने ऑप्शन सी में देखें रक्षा व्यय डिफेंस 8%, रक्षा डिफेंस 8% यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से हमें ये ऑप्शन दिखाई देता है कि ये ऑप्शन सही है। अब अगर अपने चौथे ऑप्शन डी सब्सिडी पे आए तो 9%। अगर हम इसमें सब्सिडी में देखें तो आर्थिक सहायता सब्सिडी 6%, यानी ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब देखिए कमीशन ने यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। अब अगर हम बजट से देखें तो यहाँ में दिखाई देता है कि 3 स्टेटमेंट है, जो 3 ऑप्शन है जो सही नहीं है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बन गया और शायद बाद में इसीलिए कमीशन ने ऐसे क्वेश्चन को डिलीट भी कर दिया था। शायद इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट ये हुआ, कमीशन ये पूछना चाह रहा था कौन सा सही है, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन जो सही हमको दिखाई दे रहा है, जबकि 3 ऑप्शन गलत दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भले ये क्वेश्चन डिलीट हो गया हो, लेकिन इससे आप एक ट्रेंड देख सकते हैं कि इस सेक्टर में कितने % का व्यय किया गया, ये भी एक क्वेश्चन दिखाई देता है। अब अगर अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों ये भी एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। अब अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो दोस्तों बजट में प्रायोरिटीज ऑफ दिस बजट प्रायोरिटी 6 में यूथ पावर 2023-24 का बजट जो आया था, उसमें प्रायोरिटी ऑफ दिस बजट में 7 प्रायोरिटी दी गई थी। उसमें छठी प्रायोरिटी में यूथ पावर को मेंशन किया गया था। उसमें अगर आप देखें तो सी आल्सो अनाउंस दैट टू स्कूल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विल बी सेट अप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। यहाँ पे 30 स्किल इंटरनेशनल सेंटर की बात की गई है और ऑप्शन में कमीशन ने यही सी को 30 को सही उत्तर भी माना है। इस तरह हम देखते हैं कि बजट से इसका हमें उत्तर देखने को मिलता है। अब अगर अपने अदर सोर्स की बात करें, उसमें मृणाल के नोट्स को देखें तो उसमें भी 30 इंडिया इंडस्ट्रियल सेंटर की बात की गई है, यानी मृणाल के नोट से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब है अगर कोई स्टूडेंट बजट पढ़ के जाता है तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में होगा, मृणाल के नोट से स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ के जाता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में होगा। दोस्तों इस तरह हम देखते हैं कि हमने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 में इकोनॉमिक सेक्शन में पूछे गए प्रश्नों की सोच ट्रेसिंग की। आप कुछ इस ऐसे क्वेश्चनों को देख करके कुछ लोगों की फीलिंग सही नहीं हो सकती है, उनको ये ऐसा कुछ महसूस हो रहा हो सकता है
लेकिन मेरा रिप्लाई वही रहेगा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि इस सीरीज की शुरुआत इसी घबराहट को दूर करने के लिए की गई है, ताकि आपका इसी विषय के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और आप एग्जाम के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप कर पाएं। अब अगर हम अपने वीडियो के सबसे अंतिम क्वेश्चन कंक्लूजन या आउटकम में आए तो हम देखते हैं कि कुल मिलाकर 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें अगर हम सोर्सों की बात करें तो दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन हल करने की स्थिति में होंगे। अगर आप करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, पीआईबी, न्यूज़पेपर पढ़ के जाते हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन हल करने की स्थिति में होंगे। अब अगर आप स्टैंडर्ड बुक जिसमें मृणाल, रमेश, नितिन, संजू की बुक पढ़ के जाते हैं या उनके नोट्स पढ़ के जाते हैं तो आप 5 से 6 क्वेश्चन हल करने की स्थिति में होंगे। और अगर आप ल्यूशन पढ़ के जाते हैं तो आप 4 से 5 क्वेश्चन हल करने की स्थिति में होंगे। दोस्तों सोर्स से हम एक चीज देख सकते हैं कि करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। हाँ, ये बात सही है कि इसमें ऐसे बहुत सारे बाउंसी क्वेश्चन थे जो शायद रियल लाइफ में उतना अटेम्प्ट ना हो पाया, उतने एक्यूरेसी के साथ में सही ना हो पाए, लेकिन फिर भी अगर 8 से 9 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको लेकर चलना ही होगा। और वो 4 से 5 क्वेश्चन आप कहीं से भी करंट अफेयर की, अगर आप बजट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, पीआईबी पढ़ रहे हैं, वो एक जेन्युइन सोर्स है तो वहाँ पे वो कवर किया जाता है। वहाँ से आप 8 से 9 क्वेश्चनों में से 5 से 6 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। दोस्तों इसमें एनसीईआरटी में 2 से 3 क्वेश्चन दिया गया, ज्यादातर क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं, साथ के साथ थोड़े कॉमन सेंस वाले भी होते हैं, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चनों को 100% अटेम्प्ट और एक्यूरेसी में अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगर हम स्टैंडर्ड बुक की बात करें दोस्तों, स्टैंडर्ड बुक में आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ के जाते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन हल करने की स्थिति में होते हैं। वहीं ल्यूसेंट में अगर आप पढ़ के जाते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन हल करने की स्थिति में होते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो करंट अफेयर और एनसीईआरटी ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए कंपलसरी है, यानी ये दोनों को तो आपको करके ही जाना है। अब अगर आप स्टैंडर्ड बुक और ल्यूसेंट में से किसी एक को भी चुन लेते हैं, उसको सही से पढ़ लेते हैं तो आप मेजर क्वेश्चन हल करने की स्थिति में हो जाएंगे। और ऐसे एनालिसिस से आपका जो सोर्स का डायलेमा रहता है कि किन किन सोर्सों को फॉलो किया जाए, किन किन सोर्सों को हम इस सब्जेक्ट के लिए तैयार करें, इससे आपका ये भी दिखाई दूर हो सकता है। अब अगर हम इसमें हाइलाइट की बात करें तो दोस्तों जैसे हमने वीडियो में बताया था कि 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर, कंटेम्प्रेरी, बेसिक। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो स्कीम से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासकर स्कीम का लॉन्च ईयर क्या था, स्कीम के बेसिक फीचर क्या थे, अगर स्कीम का कोई एम है तो एम क्या था, अगर कोई टारगेट ग्रुप है स्पेसिफिकली तो टारगेट ग्रुप क्या था। बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बजट से तो आपने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप किसी भी एक सोर्स से बजट को पढ़ सकते हैं और वो सोर्स जेन्युइन होना चाहिए, उसमें अच्छी खासी चीजें बजट की दी होनी चाहिए और आपको सही से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यही ट्रेंड अगले साल के सालों में दिखाई दे, बजट से क्वेश्चन और बढ़ते चले जाएं। दोस्तों इस तरह से हमने आज यूपीपीएससी से 2023 के प्रीलिम्स में इकोनॉमिक सेक्शन से आए हुए प्रश्नों की सोच ट्रेसिंग की। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस सीरीज में जल्द से जल्द अन्य सब्जेक्टों की वीडियो भी अपलोड होंगे, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और अपनी तैयारी को सही से धार दे पाएं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए